नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने की हर तरफ मांग हो रही है। इसी सिलसिले में ये बात भी जोर पकड़ रही है कि पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा करने का ये सही वक्त है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ये पीओके बना कैसे, इसका इतिहास और भूगोल क्या है, और क्या पीओके को भारत में मिलाना बिना बड़े पैमाने पर युद्ध किए मुमकिन है। मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब बशर्ते आप ये वीडियो पूरा देखें। तो शुरू करते हैं इस तस्वीर से जो आपके बेहद करीब होगी। आप कश्मीर गए होंगे या वहां की तस्वीरें देखी होंगी और फिर आपको याद आया होगा, अगर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, ये कभी जहांगीर ने कहा था। कश्मीर की घाटी की खूबसूरती देखकर मुगल बादशाह जहांगीर ने यही कहा, अगर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, यानी अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। लेकिन कई दशकों से धरती का ये स्वर्ग, ये जन्नत बारूदी गंध में डूबी हुई है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने इस गंध को थोड़ा और तीखा कर दिया और पूरे देश की आंखें गम और गुस्से से लाल हैं। लोग चाहते हैं कि आतंक का ये सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। निशाने पर पाकिस्तान है, जिसने पीओके को आतंकियों की ट्रेनिंग और पनाह का अड्डा बना रखा है। कहा जा रहा है कि भारत को पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये पीओके है क्या। जरा ये नक्शा देखिए। इस नक्शे में जो ये पूरा हिस्सा है, जो ये हरे रंग से है, ये है पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर। कानूनी लिहाज से ये पूरा हिस्सा भारत का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन ये पाकिस्तान के कब्जे में है। वो इसे आज़ाद कश्मीर कहता है, हालांकि लोग इसे गुलाम कश्मीर भी कहते हैं। जिस तरह की वहाँ स्थितियाँ हैं, ये जो हिस्सा है ये भारत के पास है और इसका एक हिस्सा जो अक्साई चीन है उस पर चीन का कब्जा है। तो इस तरीके से पूरा जम्मू कश्मीर जो भारत के पास होना चाहिए था, वो पाकिस्तान और चीन के कब्जे में उसका एक हिस्सा आज भी है। आखिर ये स्थिति पैदा कैसे हुई, इसके लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटते हुए वहां पहुंचना पड़ेगा जहां अंग्रेज और सिख सेनाएं आमने सामने थी। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई, जिन्होंने एक बड़ा सिख साम्राज्य बनाया, और उसके बाद हालात कुछ ऐसे हुए कि सिखों और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुआ और 1845 के आसपास इसे पहला एंग्लो सिख वॉर कहते हैं। और इस वॉर के बाद जब जीत गए अंग्रेज, तो महाराणा रणजीत सिंह के एक सिपह सालार ने एक ऐसा दांव चलाया जिसका सिरा आज की समस्या से जुड़ता है। ये कौन थे सिपह सालार साहब? ये तस्वीर देखिए। ये हैं गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, जम्मू कश्मीर के पहले डोगरा शासक। हुआ यूं कि इन्होंने युद्ध में सिखों की हार के बाद अंग्रेजों से एक सौदा कर लिया। यह सौदा 1846 में हुआ, जिसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं, यानी अमृतसर की संधि। गुलाब सिंह ने 75 लाख नानक शाही सिक्के देकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जम्मू कश्मीर रियासत खरीद ली और अंग्रेजों ने उन्हें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान का स्वतंत्र शासक मान लिया। यह इतिहास का एक दुर्लभ उदाहरण है जब किसी ने पैसा देकर राज्य खरीद लिया हो। ऐसा करते हुए जाहिर है जनता की कोई राय नहीं ली गई। तो जब भारत को आज़ादी मिली तो इन्हीं गुलाब सिंह के वंशज महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के शासक थे। आइए उनसे भी मुलाकात करते हैं। ये है महाराजा हरि सिंह। जब भारत आज़ादी के जश्न और बंटवारे के शोक में डूबा हुआ था तो हरि सिंह जम्मू कश्मीर रियासत के शासक थे। यह भी याद रखिए कि आज़ादी ब्रिटिश इंडिया को ही मिली थी। इसके अलावा 550 के करीब रियासतें थी जहां अंग्रेज़ों के
साथ गलबहियां करने वाले तमाम राजा, नवाब वगैरह शासन करते थे। अंग्रेजों ने इन रियासतों को यह अधिकार दिया कि वे चाहे तो भारत में रहें, चाहे पाकिस्तान में मिले या फिर आज़ाद रहें। तो जो हरि सिंह थे, इनके मन में आज़ादी का ख्वाब पल रहा था, मचल रहे थे भारत और पाकिस्तान के बीच स्विट्जरलैंड जैसा एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए। इसलिए 15 अगस्त 1947 के पहले उन्होंने भारत के साथ विलय नहीं किया, या कहिए कि विलय से इनकार कर दिया था। चूंकि पाकिस्तान की 75% जनता मुस्लिम थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना इस तर्क पर कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। उधर जो भारत के हमारे राष्ट्रीय नेता थे, वे एक धर्मनिरपेक्ष भारत में मुस्लिम बहुल प्रदेश की मौजूदगी को जिन्ना के द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत पर चोट की तरह देखते थे। लेकिन हरि सिंह किसी के साथ नहीं गए। उन्होंने दोनों यानी भारत और पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल समझौता कर लिया, लेकिन हुआ वही जिसका अंदेशा था। ये 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला और सरदार पटेल, इनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन दरअसल अक्टूबर 1947 में हुआ ये कि कबायली लड़ाकों की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर धावा बोल दिया, और महाराजा हरि सिंह को तब जमीनी हकीकत समझ आई कि उनकी सेना इस हमले को रोकने में असमर्थ है। तब उन्होंने भारत से गुहार लगाई, लेकिन भारत कैसे हस्तक्षेप करता। तो फिर मामला यहीं पहुंचा। सरदार पटेल तो पहले ही कश्मीर को सिरदर्द बताते थे, कहते थे इससे दूर रहो, लेकिन कश्मीर में अपनी जड़ों और जिन्ना के द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को खारिज करने के लिए नेहरू जी चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाए। और शेख अब्दुल्ला उनके खास दोस्त थे, जो लगातार एक तरह से जनता के हक में, किसानों के हक में, और जो सामंती शासन था कश्मीर के, उसके खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये बड़े नेता थे, वहाँ के कश्मीर के सबसे बड़े नेता थे। तो पंडित नेहरू ने साफ कहा कि पहले महाराजा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करें, उसके बाद ही भारत मदद कर सकता है, वरना ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होगा। और फिर आखिरकार 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पर यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, और फिर भारतीय सेनाओं ने तुरंत हस्तक्षेप किया। लेकिन इससे पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ गया, जो 1949 में खत्म हुआ कराची समझौते के साथ एक अस्थायी नियंत्रण रेखा से जम्मू कश्मीर 2 भागों में बंट गया, और इस तरह पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर अस्तित्व में आया। ये जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे हम, यानी अब वहीं पहुंच गए जहां से हमने वीडियो की शुरुआत की थी, पाक अधिकृत कश्मीर, ये है पीओके। तो इस तरह से आपको पीओके के जन्म की कथा समझ में आ गई होगी। अब जरा पीओके पर नजर डाल लेते हैं थोड़ा और अंदर जाके, ताकि वहां की स्थिति को भी हम समझ लें, क्योंकि मसला पीओके के अंदर भी 2 है। एक जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जो आप यहां देख रहे हैं, उसके अलावा ये गिलगित और बाल्टिस्तान भी इसके अंदर आता है, जो दोनों एक तरह से थोड़ा उनमें फर्क है। दरअसल 1947-48 का जो भारत पाक युद्ध हुआ, वो 1 जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशंस के हस्तक्षेप के साथ एक तरह से खत्म हुआ, युद्ध विराम हुआ। लेकिन नतीजा वही, कश्मीर का बंटवारा, जैसा बताया आपको। तो पाक अधिकृत कश्मीर लेकिन एक इकाई नहीं है, ये 2 अलग अलग क्षेत्रों में बटा है। पीओके का कुल 13,297 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है, और जो गिलगित बाल्टिस्तान है वो 72,871 यानी ज्यादा बड़ा हिस्सा यहां पर है। जो पीओके है उसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है, और ये 1974 के अंतरिम संविधान अधिनियम के तहत चलता है। यहाँ एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और 49 सीटों वाली विधानसभा है, जिसके लिए 1974 से चुनाव होते हैं। कागजों पर यह अर्ध स्वायत्त है, अपनी अदालतें और सरकार है, लेकिन असलियत सारी ताकत पाकिस्तान की केंद्र सरकार और सेना के पास है। बजट से लेकर विदेश नीति तक इस्लामाबाद का दबदबा है, यानी जिसको वो आज़ाद कहता है, दरअसल आज़ाद नहीं है। और जो गिलगित बाल्टिस्तान है, ये आप और करीब से देखें,
ये गिलगित बाल्टिस्तान, यहाँ पे आप ये जो नीला हिस्सा है इसको देख सकते हैं। इसे पहले नॉर्दर्न एरियाज कहा जाता था। ये जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जो 19वीं शताब्दी में डोगरा शासकों के अधीन आया। 1846 की जो अमृतसर संधि हुई और जिससे जम्मू कश्मीर रियासत का गठन हुआ, उसमें ये गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल था। ब्रिटिश शासन काल में रणनीतिक दृष्टि से इसका महत्व बहुत बढ़ गया, क्योंकि ये क्षेत्र रूसी प्रभाव को रोकने के लिए एक बफर जोन का काम करता था। यानी इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो रूस का भी एक तरह से सीमा शुरू हो जाती है। तो अंग्रेज चाहते थे कि रूस और उनके बीच में एक बफर यानी एक बीच का क्षेत्र होना चाहिए। तो इसका बहुत ही रणनीतिक महत्व हो गया गिलगित और बाल्टिस्तान का। 1935 में अंग्रेजों ने गिलगित को महाराजा हरि सिंह से 60 वर्षों के लिए लीज पर ले लिया और जब भारत का विभाजन हुआ तो उन्होंने गिलगित की लीज को समाप्त करके इसे वापस जम्मू कश्मीर के राजा को सौंप दिया। तो महाराजा हरि सिंह ने अक्टूबर 1947 में जब भारत के साथ विलय किया तो इस पूरे इलाके का उन्होंने पूरे राज्य का विलय किया। लेकिन जो गिलगित स्काउट्स, जो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा तैयार की गई एक स्थानीय सेना थी, उसने विद्रोह कर दिया और उन्होंने महाराजा के गवर्नर ब्रिगेडियर घनसारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया और गिलगित को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। आज गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के नियंत्रण में है, परंतु भारत इसे आधिकारिक रूप से जम्मू कश्मीर का अविभाज्य हिस्सा मानता है। पाकिस्तान ने इसे एक सेमी ऑटोनॉमस क्षेत्र घोषित किया हुआ है, लेकिन ये ना तो पाकिस्तान का एक संवैधानिक प्रांत है और ना ही इसकी जनता को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अभी 2020-21 के आसपास पाकिस्तान ने इसे पूर्ण प्रांत का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू की, जिस पर भारत ने कड़ा विरोध जताया। ये दरअसल जब अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ, उसकी प्रतिक्रिया में पाकिस्तान से ये आवाज़ें उठी। तो जो गिलगित बाल्टिस्तान है, इसकी राजधानी गिलगित है, लेकिन स्थिति काफ़ी बदतर है। 2009 तक इसे उत्तरी क्षेत्र कहा जाता था और इसका कोई औपचारिक दर्जा नहीं था। आज यहाँ 33 सीटों वाली विधानसभा और एक मुख्यमंत्री है, लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान की सेना और नौकरशाही हावी है। दोनों क्षेत्रों पर दरअसल पाकिस्तान का सख्त नियंत्रण है। ये अलग बात है कि आज़ाद का लेबल लगा है और वो इन्हें एक स्वतंत्र राज्य के रूप में पेश करता है पाकिस्तान, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं और जो आलोचक हैं वो इसे गुलाम कश्मीर कहते हैं। मानवाधिकार रिपोर्ट्स में बोलने की आज़ादी और विरोध पर पाबंदियां और सज़ा, ऐसी तमाम बातें होती हैं। तो जाहिर है ये काफ़ी एक तरह से विवादित इलाका और अशांत इलाका है। भारत इस सब के बारे में क्या सोचता है? कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो भारत के साथ मिलने की बात करते हैं, तो लेकिन ये जाहिर है आसान नहीं है। भारत का जो इस पर औपचारिक स्थिति है, इस पर भी थोड़ी हम बात कर लेते हैं। भारत की संसद ने पीओके पर बिल्कुल अपना रुख स्पष्ट किया है। ये कहा है कि ये भारत का अभिन्न हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। 22 फरवरी 1994 को भारतीय संसद ने पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है और जो अक्साई चीन है उसे खाली करने की मांग करते हुए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया। सभी दलों ने यह प्रस्ताव पारित किया कि पाकिस्तान जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहां से पूरी तरीके से हट जाए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 114 सीटों में से 24 सीटें पीओके के लिए आरक्षित हैं और लोकसभा में भी 7 सीटें रखी गई हैं। ये एक प्रतीकात्मक स्थिति है, ये बताने के लिए कि दरअसल जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भारत का है। आज नहीं कल वहां के लोग चुनकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में और भारत की संसद में आएंगे। पीओके की आबादी करीब 60 लाख है, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान की 20 लाख की आबादी शामिल है। यहाँ कश्मीरी, पंजाबी और गिलगित बाल्टिस्तान में शिया भी रहते हैं। हाल के वर्षों में वहाँ असंतोष बढ़ा हुआ है। लोग पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहाँ आर्थिक उपेक्षा की बात होती है, बिजली की कमी की बात होती है, मानवाधिकार हनन की शिकायत तो लगातार होती है। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी है, यूकेपीएनपी,
तो ये लोग यूनाइटेड नेशन में जाकर सवाल उठाते हैं, अधिक स्वायत्तता की बात करते हैं, कुछ भारत में शामिल होने की भी बात करते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भारत का जो जम्मू कश्मीर है उसकी स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहद अच्छी है, जहां प्रति व्यक्ति आय बेहतर है, 30 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं, 2800 से करीब ज़्यादा अस्पताल हैं और पीओके में सिर्फ 6 विश्वविद्यालय हैं, 23 अस्पताल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीओके में हर कोई भारत में शामिल होना चाहता है। वहाँ पर कुछ स्वतंत्रता की भी लड़ाई करना चाहते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान के साथ पूरी तरह वफादार हैं। पीओके का जो सुन्नी बहुमत है और जो गिलगित बाल्टिस्तान का शिया बहुमत है, ये भी वहाँ की एक अलग तस्वीर बनाता है। तो ये जो भारत का हिस्सा बनाने की मांग हो रही है पीओके को, क्या ये इतना आसान है? क्या ये एक जटिल चुनौती नहीं है? कैसे हो सकता है? 3 संभावित रास्ते हैं जिससे कि पीओके के भारत में मिल पाने की दशा संभव है। वो क्या हो सकते हैं? पहली है कूटनीति। तो भारत यूनाइटेड नेशन जैसे वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान पर दबाव डाल सकता है, अपनी बढ़ती जो भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल ताकत है उसका इस्तेमाल कर सकता है और 1994 का जो प्रस्ताव है वो भारत को एक कानूनी आधार भी देता है। लेकिन पाकिस्तान का सहयोगी चीन, जो गिलगित बाल्टिस्तान से CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चला रहा है, वो इस मुद्दे को काफ़ी जटिल बनाता है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि जहां पर उसकी वो एक रोड बना रहा है गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर और एकदम अरब सागर तक और इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर, वो कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ उसका नियंत्रण ना रहे। तो ये लेकिन कूटनीति के सामने एक बड़ी चुनौती है। फिर सैन्य कार्रवाई, जिसके बारे में आजकल बहुत बात हो रही है कि पीओके को वापस लिया जाए, युद्ध किया जाए, लेकिन ये काफ़ी जोखिम भरा है। भारत की सेना मजबूत है लेकिन युद्ध बढ़ सकता है, खासकर चीन की भागीदारी से। आधुनिक युद्ध महंगे हैं और वैश्विक शक्तियां इसे कम तनाव जो है उसको कम करने की कोशिश करेंगी। दोनों तरफ परमाणु शस्त्रों की मौजूदगी युद्ध को भयावह अंत की ओर ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ और रास्तों की। तो एक रास्ता है स्थानीय विद्रोह का। अगर पीओके के लोग पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करते हैं, जैसा कि हाल में कई प्रदर्शन हुए हैं उनमें दिखा है, तो भारत उन्हें कूटनीतिक या रसद आदि से समर्थन दे सकता है। इससे एक जनमत संग्रह की भी बात हो सकती है। हालांकि पाकिस्तान इसका विरोध करेगा। तो हर रास्ते में बाधाएं हैं, लेकिन कूटनीति लंबे समय में सबसे व्यावहारिक लगती है। युद्ध आखिरी रास्ता है। भारत का ध्यान सॉफ्ट पावर पर है। जम्मू कश्मीर में विकास दिखाकर पीओके के लोगों का दिल जीतना भी एक तरीका हो सकता है। पाक अधिकृत कश्मीर सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल या भू राजनीतिक पहेली नहीं है, ये उन लोगों की जमीन है जो शांति और प्रगति चाहते हैं। 1947 में इसके बंटवारे से लेकर भारत के अटल संकल्प तक पीओके विभाजन और उम्मीद का प्रतीक है। कूटनीति हो या फिर नियति, इसका भविष्य भारत और पाकिस्तान के फैसलों से जुड़ा है और फैसला करने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। उम्मीद है कि आप पीओके की पूरी स्थिति को समझ गए होंगे, इसका इतिहास और वर्तमान। अब आप अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारा प्रयास था कि पीओके नाम की पहेली को सुलझाने का एक जरिया बने, एक कोशिश करें। हम कामयाब हुए या नहीं, ये तो आप ही बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.